Good evening, everyone. My name is CMA Kunal Bansal, and I'm starting with the nature of auditing part now. So, telling the nature of audit कि audit का nature कैसा है, ठीक है? हमको जानना audit का nature कैसा है, एक इंसान का nature होता है, वैसे ही एक subject का nature होता है. तो एक opinion आया IAASB का, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का. उन्होंने कहा कि एक ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली में होता क्या है. ऑडिट का एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है और वो इंडिपेंडेंटली करना चाहिए. ठीक है. अब इसके बेस पे एक ओपिनियन जनरेट होगा जो एक ऑडिटर जनरेट करेगा. तो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन ही इज व्हाट मैटर्स टू गेट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ईच एंड एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. सो कमिंग टू द पॉइंट, इसमें यह लिखा हुआ है, देखिए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू इनेबल द ऑडिटर to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with financial reporting framework. इसी प्रकार से मॉस ने भी यही कहा कि ऑडिट का मतलब क्या होता है. उसको मतलब किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग डेटा के वेरिफिकेशन से, उसकी एक्यूरेसी से, उसकी रिलायबिलिटी से और अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और उसकी रिपोर्ट से. ठीक है. तो अब हमें समझना चाहिए कि ऑडिट का नेचर जनरली इज लिंक्ड टू द इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ एन ऑडिटर based on independent opinion of auditor based on financial statements, based on its financial accuracy, reliability of statements and reports. Perfect. यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एम्फेसिस मोस्टली किस पे दिया जा रहा है? अकाउंट्स के वेरिफिकेशन पे, रिपोर्ट्स के वेरिफिकेशन पे, एंड मोटा मोटी कहे तो एविडेंसेस पे. ठीक है. अब एविडेंसेस भी दो तरीके के होते हैं. एविडेंसेस एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल एविडेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारे इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम P&L बनाते हैं, हम एवरीथिंग वी प्रिपेयर ऑन आवर ओन. एक्सटर्नली बैंक स्टेटमेंट मंगवा लीजिए. ठीक है. और भी चीजें और भी रिपोर्ट्स हैं जो हम बाहर से मंगवा सकते हैं. तो बेसिकली एक क्रक्स क्या निकल के आता है कि ऑडिट का नेचर कैसा है. द नेचर ऑफ ऑडिट is to get the independent opinion from the auditor on the basis of the verification and reliability of the internal and external evidences. Internal evidences like tests and evaluates the relevant system in the organization, and external भी like bank balances. तो हम अगर हम देखें, हमें देख सकते हैं कि verification of accounting data involves evaluation of evidence. ठीक है. Internal evidence and external evidence. Okay. Internal evidence also test evaluates relevant systems, and external evidence confirmation of bank balances. Perfect. ठीक है. बट आज के जमाने में जरूरी तो नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे सारी चीजें होती हैं. जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या आपको लगता नहीं उसकी रिपोर्ट बनती होगी? ठीक है. एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस, ये भी आजकल बहुत मैटर करता है क्योंकि इसके बेसिस पे मीटिंग्स भी होती है. क्योंकि कई सारी कंपनीज जो बाहर से इन्वेस्ट कर रही हैं वो ये सारे फैक्टर्स भी देखती हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है आज के टाइम में. तो लुकिंग आफ्टर ऑल दीज डेवलपमेंट्स, लुकिंग आफ्टर ऑल दीज चेंजेस, इनका भी कुछ ना कुछ ऑडिट होता होगा. तो ऑडिट इज नॉट लिमिटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Audit is also linked to the different sources of data, different reports which the company is linked upon. So अगर हम देखें, इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, देखिए, auditing today is no longer concerned with only financial accounting records. It's a review of compliance with law, costing records, operations and performances. मतलब लॉ के कंप्लायंसेस आपने टाइम पे किए कि नहीं किए. ठीक है. आपने रिकॉर्ड्स टाइम पे बनाए कि नहीं बनाए. CRA1 CRA2 का रिपोर्ट्स होता है कॉस्ट ऑडिट में, वो सब. ऑपरेशंस में बराबर काम किया कि नहीं किया. फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो परसेंटेज है उसका रिपोर्ट है, MIS रिपोर्ट आपने जनरेट किया, क्या वो कम हो रहा है क्या घट रहा है. परफॉर्मेंस कैसी जा रही है कंपनी की. लाइक KPIs होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो वो इंडिकेटर्स से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. सो बेसिकली ऑडिटिंग इज
not limited to the financial statements only. It is also linked to the compliances with the law, operations, performances and any other aspects. जो मैंने बोला उसको भी एक बार साइड पे लिख रही है, जैसे ESG की रेटिंग, CSR की रिपोर्ट्स, तो ये आपको एग्जाम में साथ के साथ बहुत सारी चीजों के साथ साथ एग्जाम्पल कोड करने में काम आएगा और उसको प्रैक्टिकली भी समझोगे जब आप फाइनल में आओगे, बट ये पॉइंट्स हाईलाइट करने से आपके मार्क्स बढ़ने के और भी चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या बोलते हैं इसमें कि सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस, अगेन वही सब चीजें, वही सेम की सेम। आप अपनी खुद की डेफिनेशन लिखोगे और सारी चीजों को इनकलकेट करोगे तो ज्यादा बेटर है, यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, ठीक। So coming to the definition, does not confine auditing to accounting records. It recognizes that auditing can extend to such areas, managerial performance, quality and operations, again the same thing. ऐसे ही बहुत लोगों ने डेफिनेशन दी, जैसे एरन्स, एल्डर एंड बेसली ने भी दी डेफिनेशन दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही कहा कि ऑडिटिंग इज द अक्यूमुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस अबाउट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द रिपोर्ट एंड डिग्री ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड द एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। अब आप बताओ कि इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ के क्या कुछ होने वाले? नहीं, लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ेंगे, ढंग की पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में मार्क्स आए। ठीक है, तो देखो अब मोटा मोटी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, ये हमारे एग्जाम में काम आने वाली है। ये हमारे एग्जाम में फाइनली काम आने वाली है, मैं इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर। ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर क्या क्या है कि डेफिनेशन अंडर ऑडिट need not necessarily be accounting information. Information must be in a verifiable form. ठीक है, इंफॉर्मेशन हो बट वेरीफाइबल भी हो। ठीक है, उनको वेरीफाई करने के लिए स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया भी मेंटेन हो, उनको इवेल्युएट करने के लिए भी हो। ठीक है, और ऑडिटर कॉम्पिटेंट ही नहीं होना चाहिए बल्कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम तोड़ ताड़ के लिखें इसको तो कैसे लिख सकते हैं कि ऑडिट बराबर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्लस अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में हाईलाइट करेंगे ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ESG रेटिंग रिपोर्ट, CSR रिपोर्ट। ठीक है, ये सब लिखेंगे। अब ऑडिट को कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर कौन होना चाहिए? कॉम्पिटेंट, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको याद कर लेना, इजीली फटाफट सब हो जाएगा। हाँ, बात आती है कि ऑडिटिंग के अंदर इवैल्यूएशन तो होता ही होता है। ठीक है, चलो इवैल्यूएशन की बात भी हम कर लेते हैं। इवैल्यूएशन तो होता ही होता है, रेलेवेंस की बात भी हमने की। ठीक है, हमने रिलायबिलिटी की भी बात भी की, हमने ट्रांसपेरेंसी की बात भी की, हमने अपने एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस की बात भी की। ठीक है, तो बेसिकली वही सब चीजें इसमें फिर से रिपीटेड है, आप पढ़ लीजिएगा। नॉट मोर देन रेलेवेंट, जो रेलेवेंट था वो मैं पढ़ा चुका हूँ। नाउ कमिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जितने भी डब्बे बन रखे हैं ना, ये इन सब डब्बों को रट लेना, ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना, रट लेना। ठीक है, फॉर्मूला चलता है जिंदगी में, लर्न इज टू ग्रो। आई एम टेलिंग, लर्न is to understand. To understand is to grow. To us to become great. पहला स्टेप है लर्न कीजिए, फिर समझिए, फिर उस समझाइश से ग्रो कीजिए और ग्रेट बनिए। ये लाइफ का मोटो होना चाहिए। इससे चीजें आसान रहती हैं, स्ट्रीमलाइन रहती हैं और ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गेटिंग बैक टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट फील्ड, ऑडिटिंग इज अ डिफरेंट फील्ड। ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के। कैसे पढ़ेंगे? मैं एक लाइन बना लेता हूँ इधर, हम एक पॉइंट दे देंगे इनको।
ये हम लिख देंगे अकाउंटिंग, ये हम लिख देंगे ऑडिटिंग। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट, ठीक है, व्हाट, तो व्हाट का सबसे बढ़िया तरीका रहता हूँ IMRCSAC, इस आई एम रणछोड़ दास चाचर शिमला आया चतुर। ठीक है, ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज एंड कंप्यूट। ठीक है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो अकाउंटिंग डेफिनेशन बन जाएंगे। अकाउंटिंग इज व्हाट, आइडेंटिफाई, मेजर, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन है कि नहीं, फिर उसको मेजर करते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि तीनों अकाउंट्स में कोई रियल है, नॉमिनल है क्या। ठीक है, फिर उसको समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज कैसे करते हैं, हमारे ट्रायल बैलेंस में समरी निकल के आती है, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज हमारी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड को एनालाइज करके हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसको कंप्यूट करते हैं कि एक्चुअली में ये हमारी रिपोर्ट है और इससे हमने ये जनरेट किया है। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंटिंग का डेफिनेशन बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग में क्या होती है, ये सब जो बना उसकी चेकिंग। ठीक है, ये सब एविडेंस का काम करती है। It's basically a critical examination of books of accounts, critical examination of whole the accounting process. बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसमें बनेगी, जैसे आइडेंटिफाई मेजर, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के नाम पे जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल बनेगा, क्लासिफाई करेंगे तो लेजर बुक्स बनेंगी, समराइज में ट्रायल बैलेंस बनेगा। बेसिकली इट्स एन एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है व्हाट। व्हाट हुआ, फिर बात थी ट्रांजैक्शन की कि ट्रांजैक्शन में क्या रोल होता है। तो अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इधर इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। ओके, अब क्या होता है तीसरे में कि बिजनेस का आउटलुक क्या होता है। आउटलुक, ठीक, आउटलुक क्या है कि जो भी बिजनेस में इवेंट्स हो रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि अकाउंटिंग में मैंने आपको बोला कि मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता। ठीक है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, हमने तो रिकॉर्डिंग तक बात कर ली। ऑडिटिंग में क्या किया कि जो रिकॉर्ड किया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, या जाली सेल्स दिखा दिया, जाली परचेज दिखा दी, क्या किया आपने, वो सब इसमें हो जाएगा। चौथी बात क्या है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको असाइन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको असाइन होती है, अकाउंटिंग के टाइम पे मैनेजमेंट ही अकाउंटिंग करता है, जो मैनेजमेंट में अकाउंटेंट्स होते हैं वो सब जो होते हैं वो ही अकाउंट्स मेंटेन करते, शेयर होल्डर्स तो करते नहीं है, ओनर्स भी करते नहीं है। तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू अकाउंटिंग things, and management is finally responsible to the shareholders and owners in respect to the financial records and financial statements. But auditing के केस में ऑडिटर होता है, क्योंकि ऑडिटर ने अपना ओपिनियन दिया है ना। ऑडिटर ने फाइनल रिजल्ट ये दिया है कि तुमने ये किया, तुम्हारी गलती ये थी, ये हमने रिव्यू में देखा। तो बेसिकली हमारे ऑडिटर की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, अब बात आती है रिपोर्ट की। ठीक है, इसमें रिपोर्टिंग का कोई काम नहीं, इसमें तो बस अकाउंट देखो, बनाओ, रिकॉर्ड को कंपाइल करो, खत्म करो। लेकिन अब रिपोर्ट की बात आती है तो ऑडिटर रिपोर्ट देता है। ओके, ऑलवेज लिखता है ट्रू एंड फेयर असर्शंस मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अब अगेन वो अकाउंटेंट वाली बात आती कि अकाउंटेंट किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, मैनेजमेंट को, तो वही इन्होंने घुमा फिरा के इसमें लिख दिया। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, ये ऑडिटर की बात लिख दी। ठीक है, अब इसमें लाइबिलिटी अकाउंटिंग की नहीं होती क्योंकि बना के छोड़ देते हैं, इसमें लाइबिलिटी ऑडिटर की होती है कि तुमने अगर चेक किया तो क्या तुम बेवकूफ थे या क्या थे, तुमको समझ में नहीं आया, तुमने पढ़े नहीं कि क्या किया, तुमने तो चेक करके रख दिया और तुमने सही बता दिया, तो ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, कमिंग टू दिस पार्ट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इज मैंडेटरी एज पर 44 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, पढ़ा होगा 44, बट ऑडिट होती है 44 में। भाई कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जिसमें 44 लगता है, लेकिन 44 नहीं लगता है ना। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जिसमें 44 भी लगता है, 44 भी लगता है, तो वो सब भी हमें हाईलाइट करना है इसमें। ठीक है,
अकाउंटिंग होती है इंड एस के पास प्रिंसिपल्स पे, ये होती है एज इस पे। तो इन क्रक्स देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसका बिजनेस को लेके आउटलुक क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, ऑथेंटिक है कि नहीं। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि प्रिंसिपल्स कौन से पे काम करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस की किस किसको है। ठीक है, रिपोर्टिंग किस किस की किसको है। तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सबसे गो थ्रू होंगे, सब समझ में आ जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे दिमाग में फिट हो जाएगा, खत्म। एग्जाम में लिखना, बढ़िया से लिखना, और ऐसे ही लिखना। ऐसे ही लिखोगे कैसे, यहाँ लिख देना ओवरव्यू। ठीक है, ये ओवरव्यू लिख देना, अकाउंटिंग ऑडिटिंग लिख देना, और एक एक पॉइंट को समझा दोगे, मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब डेफिनेशन वाले डब्बे एग्जाम्स के दिन पहले देख के जाने ही जाने हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो चुका है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। हमने पढ़ा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अब बात आती है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब देखो इसमें भी पूछ लिया बेसिस, देखो ये ऐसे समझा रहा, तो फिर हम भी ऐसे समझाते हैं ना, हम क्यों छोड़े। तो मीनिंग क्या होता है, ऑडिट का मीनिंग वही होता है जो हम रिकॉर्ड करते हैं एविडेंसेस को, उनको चेक करते हैं, उनको रेलेवेंस देखते हैं, उनका रिलायबिलिटी देखते हैं, उनका एडिक्वेसी देखते हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, उसके बेस पे एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन बना के एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये एक ऑडिट का पार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ और सिर्फ एक एरिया देखा जाता है, तो एक स्पेशल पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ठीक है, एक स्पेशल पर्पस होता है हमेशा इन्वेस्टिगेशन में, सम स्पेशल पर्पस। ठीक है, इसमें स्पेशल पर्पस नहीं होता, ये तो ईयर लॉन्ग जो भी हमने बनाया उसके बेस पे रिपोर्ट बनानी होती है, और वो ऑडिट करनी जरूरी होती है, बिकॉज इट्स अ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिस जो हमारे कंपनी लॉ में लिखी है। इन्वेस्टिगेशन, इसमें स्पेशल पर्पस होता है, इसमें स्पेशल पर्पस नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं पर्पस। दूसरा पॉइंट क्या है, स्कोप। ऑडिट का तो पूरा वाइड स्कोप है, क्योंकि ऑडिट तो पूरे अपने फाइनेंशियल्स की होती है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एरिया ही कवर होता है। ठीक है, एक एरिया ही कवर होता है, एक स्पेशल पर्पस है तो सिर्फ एक एरिया की ही होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनल के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स वेरीफाई होते हैं, लेकिन इसमें तो स्पेशल पर्पस ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्या गलती हुई इस एरिया में जिसकी वजह से इतना बड़ा घाटा हुआ या इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो एक ऑब्जेक्टिव का स्पेशल पर्पस, एक एरिया फिक्स कर देते हैं, उस एरिया की ऑडिट करनी होती है। ऑडिट प्रोसीजर वही जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस का ऑडिटिंग के पर्पज में एक एक्सटेंडेड प्रोसेस होता है, यहाँ ऑडिट खत्म हुई, फिर उसके बाद का प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन चला जाता है। ठीक है, एविडेंसेस, भाई जो एविडेंसेस क्वार्टरली रिकॉर्ड में है हमारे पास वही एविडेंसेस होते हैं। एविडेंसेस में इन्वेस्टिगेशन के केस में क्या होता है कि जो एविडेंसेस हैं वो तो ले ही लेते हैं, और कुछ एविडेंसेस के बेस पे कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूजन निकालने वाला पॉइंट इसमें आता है, कंक्लूजन। ठीक है, अप्रोच हमेशा ऑडिट की स्केप्टिकल होती है, मतलब कि दिमाग में ये लेके चलते हैं शक वाली भाषा, हमेशा शक वाली भाषा ले चले, लेकिन सस्पिशन नहीं कि कुछ गलत है या कुछ सही है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के केस में सस्पिशन होता ही होता है, तो एलिमेंट ऑफ सस्पिशन, सस्पिशन नहीं होता इसमें होता है। पीरियोडिसिटी, ऑडिट रूटीन एक्सरसाइज है, साल में होती ही होती है। इन्वेस्टिगेशन कभी कभी होती है जब कुछ बड़ा फ्रॉड होता है, कुछ होता है स्पेशल पर्पस के लिए होती है। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपना लेक्चर को विराम देता हूँ। अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग एंड अदर पॉइंट्स। ठीक है, इसलिए बाय बाय।